और चलिए अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज होने वाली बैठक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक लखनऊ में सुबह 10 बजे से नदवा में होगी और इसमें समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रणनीति बनाएगा। इसके साथ ही शरीयत पर हमला, पूजा स्थल कानून की अनदेखी पर चर्चा होगी। ज्ञानवापी और मथुरा मामला भी बोर्ड की बैठक में रखा जा सकता है। ये बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में सभी 51 सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में असदुद्दीन ओवैसी, मदनी, मौलाना खालिद रशीद हम समेत अन्य सदस्य भी शामिल रहेंगे। तो सिविल कोड पर शरीयत संग्राम चल रहा है। दरअसल आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक होने जा रही है। लखनऊ में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक होगी, समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी। ज्ञानवापी और मथुरा पर भी चर्चा होगी। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी करेंगे बैठक की अध्यक्षता और बैठक में सभी 51 सदस्य मौजूद रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, मदनी भी इसमें शामिल होंगे। तो तमाम मसले इसमें उठाए जाएंगे, चाहे वो कॉमन सिविल कोड की बात हो, शरीयत की बात हो, ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक का मामला इस बैठक में उठाया जा सकता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होने जा रही है, क्या महत्वपूर्ण मसला है इस बैठक का और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और उसके बाद क्या इनके कदम रहेंगे? देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण ये बैठक आज रखी गई है और तमाम जो मसाइल हैं, ख़ासतौर से अगर हम कहें अल्पसंख्यक समाज के, उसको लेकर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक महत्वपूर्ण बोर्ड है और तमाम सारे मुद्दों पर इनकी अहमियत काफ़ी मायने रखती है, तो इसीलिए आज ये बैठक बोर्ड की रखी गई है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सैयद राबे हसनी नदवी, वो आएंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि असदुद्दीन ओवैसी AIM के प्रमुख हैं, सांसद हैं, वो भी सदस्य हैं। इसके अलावा अरशद मदनी वो भी सदस्य हैं, उनके भी आने की संभावना है। कहा जा रहा है कि वो भी आएंगे। हालांकि इससे पहले जब बैठक हुई थी तो हमने देखा था कि उसमें ओवैसी तो आए थे लेकिन मदनी उस बैठक में नहीं आए थे। पर इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ जो बैठक, देखिए ये नदवा कॉलेज में हम मौजूद हैं और बहुत पुराना अगर हम कहें जो ये सेंटर है, ख़ासतौर से चाहे अरबिक हो या फिर उर्दू हो या फिर अन्य जो भाषाएं हैं, उनका ये बहुत बड़ा सेंटर है। पूरी दुनिया में इसे जाना जाता है एक ऐसे सेंटर के रूप में जहां इन सब भाषाओं के बारे में जो हम कहें जो भाषाएं हैं, इसके अलावा जिस तरीके से जो तालीम दी जाती है, ख़ासतौर से चाहे अन्य चीज़ों की हो या फिर जो हम कहें कि अपनी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर, तो यहीं इसी नदवा कॉलेज में ये पूरी बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रखी गई। इससे पहले भी हमने बैठक देखी, यहाँ पर भी हुई। इससे पहले एक और बैठक जो हुई थी वो दूसरी जगह पर हुई थी। पर महत्वपूर्ण ये कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ख़ासतौर से जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे पहले भी बैठक हुई थी, उसमें भी चर्चा हुई थी, पर आज भी वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसमें क्या कुछ चीज़ें होंगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या रुख रहेगा, ये काफ़ी हम कहें तो महत्वपूर्ण है इस बैठक के एजेंडे में। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से चाहे मथुरा की बात हो, काशी की बात हो, अन्य चीज़ें जो हैं उस पर भी बात होगी। और उसके अलावा जो अध्यक्ष हैं सैयद राबे हसनी नदवी, वो अगर चाहें तो किसी भी मुद्दे को रख सकते हैं और चर्चा उस पर भी होगी। 10 बजे कहा जा रहा है कि बैठक शुरू हो जाएगी। उससे पहले अभी जो सदस्य हैं, सारे जो मेंबरान हैं, मध्य प्रदेश से हैं, फिर अन्य राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, अन्य जगहों से जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू होगा। और जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक होती है उस पर नजर रहती है, क्योंकि क्या कुछ फैसले बिल्कुल नजर रहेगी और आप भी नजरें बनाए रखिए। अनुभव, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है, देखने वाली बात होगी क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। वहीं लखनऊ में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन आज है और लखनऊ भाजपा महानगर यूनिट की ओर से आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। तो प्रबुद्ध सम्मेलन है भाजपा का लखनऊ में और लखनऊ भाजपा महानगर यूनिट की तरफ से आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें शामिल होंगे। तो प्रबुद्ध सम्मेलनों का सिलसिला भी चल रहा है। 2024 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और इन सब के बीच भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन लखनऊ में है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें आज शामिल होंगे। तो दरअसल ये 24 का युद्ध मिशन प्रबुद्ध है, बताते हैं आपको कैसे। लखनऊ में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है आज।
भाजपा महानगर यूनिट की ओर से यह आयोजन है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन करेंगे, 2024 की रणनीति पर मंथन करेंगे। एमएलसी चुनाव में प्रबुद्धजन का साथ मिला है और प्रबुद्धजन के साथ के कारण भाजपा को बड़ी जीत मिली थी और इसलिए प्रबुद्ध सम्मेलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2024 का महायुद्ध भाजपा का मिशन प्रबुद्ध हम बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में भाजपा महानगर यूनिट की ओर से आयोजन हो रहा है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल रहेंगे। अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुभव, ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन है ये लखनऊ यूनिट की तरफ से किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। क्या है पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और क्या इसके पीछे मिशन 2024 की, क्या ये औपचारिक ये मीटिंग है, 2024 की तैयारी है, क्या कुछ है इसका पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले आपने देखा जब लखनऊ में ही बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें कई सारे एजेंडे तय हुए। उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तमाम जो कार्यक्रम होंगे पार्टी के उसमें शामिल होंगे। और ये आज जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन रखा गया, ये लखनऊ महानगर जो है बीजेपी यूनिट है उसने इस पूरे कार्यक्रम को रखा है। आपको याद होगा जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी किस तरीके से पूरे प्रदेश में बीजेपी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कराए थे और उससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि हर जगह पर सभी लोकसभाओं में प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुए थे। तो ये बीजेपी की रणनीति का ही एक हिस्सा है जिसमें कि खुद आज भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लखनऊ आ रहे हैं और वो इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जिस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति आप देखिए, तमाम सारी चीज़ों पर बहस छिड़ी हुई है, विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं। और उससे पहले 11 बजे पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हालांकि जिस तरीके से बजट आया है उसके बाद बीजेपी ने पूरा हम कहेंगे एक देशव्यापी प्लान तैयार किया है। तमाम केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, बजट पर वो बता रहे हैं उसकी क्या खूबियां हैं, तो वो तो होगा ही, लेकिन उसके बाद ये जो प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन रखा गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अवधेश, आप ये मानिए कि अभी लखनऊ से इसकी शुरुआत हो रही है, फिर आपको सभी ज़िलों में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में ये प्रबुद्ध सम्मेलन देखने को मिलेंगे। और केवल प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं, बल्कि जो अलग अलग मोर्चे हैं बीजेपी के, वो भी कहीं ना कहीं समाज को साथ लाने के लिए तमाम सारे इसी तरह के कार्यक्रम करेंगे, इसी तरह के सम्मेलन करेंगे। और उन सब में कहीं केंद्रीय मंत्री जाएंगे, कहीं सरकार, यूपी सरकार के मंत्री जाएंगे, सांसद जाएंगे। तो बीजेपी की रणनीति यही है और उसी रणनीति पर बीजेपी 2024 में उसका जो मिशन 80 का लक्ष्य है उस पर काम कर रही है। बिल्कुल, और इस मिशन में आगे धीरे धीरे बीजेपी बढ़ रही है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर आगरा से है। जाम में फंसे राहगीरों के बीच मारपीट हो गई। नशे में धुत दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। मॉल रोड पर मारपीट हुई थी और इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। तो बड़ी खबर आगरा से है जहां पर जाम में फंसे राहगीरों ने मारपीट कर ली आपस में। नशे में धुत कुछ दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया, उन पर मारपीट करने लगे और ये पूरी घटना मॉल रोड पर हुई है जहां पर हंगामा होता और उसका वीडियो भी सामने आ गया। देखिए तस्वीर। और बड़ी खबर औरैया से है जहां पर दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा है। 800 चौकी में ही 10,000 रिश्वत देते टीम ने दबोचा है। दहेज के एक मामले से नाम हटाने के लिए रुपए ले रहा था। दरोगा ने गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर औरैया से है जहां पर दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा है। 800 चौकी में ही 10,000 रिश्वत देते टीम ने दबोचा है। दहेज के एक मामले से नाम हटाने के लिए रुपए ले रहे थे। दरोगा ने गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। गलत फंसा गया मुझे, पत्रकार ने फंसाया। गलत किसने फंसाया? पत्रकार ने, राम जी पत्रकार ने फंसाया मुझे। हमसे मुकदमा का दबाव बना रहा था कि मुकदमा लिख दो हमारा। किस चीज़ का मुकदमा था? ये कह रहा था मतलब कि मारपीट का, उसके रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसका दहेज का, उसके वोटर का। वो कह रहा मैं प्रधानी चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने 10,000 रुपये लिए क्या? एक रुपये नहीं लिया, जो अस्सी मुझे फंसाया गया कोई रुपये नहीं लिया मैंने। जो अस्सी लगाया झूठा लगाया मुझे, कोई रुपये नहीं लिया। पत्रकार ने केवल दबाव बना था मुकदमा लिख दो मेरे खिलाफ। तो सुना आपने, जो आरोपी दरोगा है वो कह रहे हैं कि मुझे फंसा दिया गया है।
और आगरा में शाहगंज थाना क्षेत्र में एक घर की छत गिर गई। छत गिरने से पति पत्नी मलबे में दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। घायल हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती करवाया गया है। अब इस मामले की जांच हो रही कि आखिर छत गिरने के पीछे की वजह क्या रही। तो आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में एक मकान की छत गिर गई। छत गिरने से पति पत्नी मलबे में दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। घायल हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती करवाया गया है। तो आप देख सकते हैं मकान की हालत किस तरीके से ये छत टूटी है। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी आ रही, कहा जा रहा है कि गीजर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग की संपत्ति जल्दी सीज होने जा रही है। कानपुर पुलिस अब संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद इन्हें सीज करने के मूड में दिख रही है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों की संपत्ति का आकलन करीब 200 करोड़ तक हो सकता है और अब जल्द ही इस पर कार्रवाई का चाबुक चल सकता है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग की संपत्ति सीज होने जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इरफान सोलंकी पर ये जो नई आफत है ये आखिर क्या है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जल्द जब्त होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 200 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। इरफान सोलंकी की 200 करोड़ की संपत्ति की पहचान की गई है। कानपुर से मुंबई तक इरफान की प्रॉपर्टी फैली हुई है। इरफान सोलंकी की बेनामी संपत्तियों की भी जांच होगी। इरफान पर कई पार्टनर के नाम प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है और इरफान के भाई और गैंग के सभी सदस्य करोड़पति हैं। इरफान को संपत्ति को अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। इसराइल आटेवाला मोहम्मद शरीफ की संपत्ति की भी जांच होगी और इरफान के करीबी शौकत पहलवान की संपत्ति जब्त की जाएगी। कुछ सालों में अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए इरफान। साल दर साल ये संपत्ति बढ़ती चली गई। 2017 में इरफान सोलंकी के पास 3 करोड़ की संपत्ति थी और 2022 में इरफान सोलंकी अपने संपत्ति 10 करोड़ उन्होंने बताई। महाराजगंज जेल में इसमें बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। और 200 करोड़ की संपत्ति नीलाम भी होगी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से संपत्तियां इनकी बढ़ी हैं और कई धाराएं, गंभीर धाराएं उन पर दर्ज की गई हैं। और इरफान सोलंकी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में इरफान के 5 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जल्द कोर्ट में पेश नहीं हुए तो चस्पा होगा कुर्की का नोटिस। जाजमऊ में नजीर फातिमा के घर आगजनी के मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो बड़ी खबर आ रही है। रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, क्या है ये पूरा मामला और कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है? देखिए, जाजमऊ में 8 नवंबर को नजीर फातिमा के घर आगजनी की घटना हुई थी और इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत तमाम लोगों पर आरोप लगे थे आगजनी कराने के। इसके बाद कानपुर पुलिस ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई करते हुए इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, हिस्ट्री शीटर शौकत अली, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ समेत अज्जन बिल्डर और मुरसलीन को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 5 लोग और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इनको चिन्हित किया गया था। उनमें अनूप यादव जो ग्वालटोली थाने का निवासी था, इसके साथ ही सबलू और जो विधायक के पीआरओ हैं शकील, ये तमाम 5 लोग थे जिनकी पहचान तो हो गई थी लेकिन जो अब तक फरार चल रहे हैं। ऐसे में कानपुर पुलिस ने गैर जमानती वारंट कोर्ट से लिया है और अगर ये अपना सरेंडर नहीं करते हैं तो जल्द ही इनके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो 5 लोग हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। जाजमऊ में नजीर फातिमा के घर हुई आगजनी के मामले में आरोपी हैं और अगर जल्द कोर्ट में पेश नहीं हुए तो फिर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया जाएगा। वहीं माघी पूर्णिमा का पर्व आज है। संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु यहां पर गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही पूजा अर्चना और दान पुण्य कर रहे हैं। माघी पूर्णिमा के साथ माघ मेले में पिछले 1 महीने से चल रहे कल्पवास का भी समापन हो गया है। कल्पवास करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को जहां परिवार के लोगों के बीच वापस जाने की खुशी है तो वहीं गंगा मैया का साथ और संतों का सानिध्य छूटने का मलाल भी हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ये पल भावुक कर देने वाला है। खुशगवार मौसम और बेहतरीन इंतजामों के चलते माघी पूर्णिमा के मौके पर संगम पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। संगम समेत कई घाटों पर इतनी भीड़ है कि तिल रखने की जगह नहीं बची।
तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुण्य स्नान चल रहा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। 5 तारीख को आए थे और आज 5 तारीख हो रहा है दोबारा 1 महीने बाद। 1 महीने का कल्पवास करने के बाद प्रतिदिन संगम स्नान, प्रतिदिन गंगा स्नान, पूजन हवन आदि का कार्यक्रम, विशाल भंडारे का, दवा वितरण का कार्यक्रम चला। अब 1 महीने बाद बड़ा उदास मन से आज हम लोग जा रहे हैं। पुनः 11 महीने का इंतजार रहेगा। गंगा मैया बुलाएंगी 11 महीने बाद, फिर 1 महीना माँ गंगा भगवती की गोदी में रहकर जब तब साधना के लिए हम लोगों का आगमन होगा। लोग नहाते हैं, खिचड़िया और कार्तिक पूर्णिमा वगैरह इस सब का तो बड़ा स्नान होता है, बहुत भीड़ होती है, मगर इसको बहुत लोग नहीं जानते जो कि इतनी भीड़ नहीं है। कार्तिक में कितनी भीड़ होती है, लोग देव दीपावली देखने आते हैं, मगर इस माघ स्नान का महत्व तो सब नहीं जानता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।